जेल अंदर से कैसी होती है? तो जेल के अनुभव के हिसाब से मैं आपको बताऊं सर, तो आज की इस सिचुएशन में अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी हो तो ये इतना आसान नहीं है सर। क्योंकि और क्या ये भी सोचा था कि जेल विभाग में डिप्टी जेलर के पद पे पहुंच पाएंगे? खुद के घर वाले आपको बोलते हैं कभी, क्या यार क्या कर रहा है तू? उस दिन रात को ऐसा लगता था सही में क्या कर रहे हैं आप? मतलब अगर इसकी 100% सैलरी होती तो वो कितनी? अगर सर इसकी 100% सैलरी रहती तो 3600 ग्रेड पे के हिसाब से आपकी सैलरी रहती। कि अगर तुम्हें इस तरीके से लग रहा हो कि इसकी पोस्ट कम है और अगर हम इसका फॉर्म नहीं भर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप सबसे बड़ी अपने जीवन की गलती कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति सफल है तो उसके और उसके परिवार का सम्मान है, समाज यही देता है। दोस्तों स्वागत है आज फिर विनर्स की इस पॉडकास्ट सीरीज में। और आज फिर हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है अंतिम बिरला जी, जो अभी डिप्टी जेलर के पद पर कार्यरत है और ऑल एमपी इन्होंने सेकंड रैंक लेकर आए हैं। साथ ही साथ काफी स्ट्रगल करके इस पद तक पहुंचे हैं। तो आज का ये पॉडकास्ट आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, तो पूरे वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा और काफी सारी चीजें आज आप सीख कर जाइएगा। तो अंतिम जी, सबसे पहले आपका स्वागत है विनर्स के इस पॉडकास्ट सीरीज में। धन्यवाद सर। और मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरा नाम अंतिम बिरला है और मैं सनावत के पास एक गांव है छोटा सा, टुकलाय का रहने वाला हूँ। और बस आपसे मिलने की बहुत लंबे समय से सर चाह थी, क्योंकि आपसे लगभग काफ़ी मोटिवेशन मिला है। और जब हमारा सिलेक्शन हुआ था उसी समय तो मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा था कि सर आपसे मिला जाए। पर चूंकि कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, जी। सिलेक्शन प्रक्रिया तुरंत हो गई, उसके बाद फिर हमको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया गया, फिर ट्रेनिंग में हम बिजी हो गए, तो ट्रेनिंग शेड्यूल चला, फिर उसके बाद से हम इतना मिल नहीं पाए, मतलब मेरी तो बात ही नहीं हो पाई। फिर मुझे एक मैंने आपका एक छोटा सा क्लिप देखा था, उस समय की बात है जब मैं पढ़ाई करता था। उसमें आप एक क्लिप देखा था कि अगर आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू या मेल के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। बिल्कुल। तो फिर वो क्लिप मैंने फिर वापस से देखी और फिर उस क्लिप से मैंने मेल निकाला और फिर मैंने मेल Contact किया, किया। कंटेंट किया। बिल्कुल। और फिर मैंने मेल किया, दिन मेरे को फिर मेल का रिप्लाई आया। मैंने यही सोचा कि सबसे अच्छा ज़रूरी तो मेल ही कर दो, ऑफिशियल रहता है। ओके, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा थोड़ा आपका फैमिली बैकग्राउंड, कि कहाँ से आप हैं, आपने बताया, लेकिन सर थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है आपका? बिल्कुल सर। सर जैसे मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था कि हम सनावत के पास, सनावत जो अपना ओंकारेश्वर के पास पड़ता है, उसके पास मेरा एक छोटा सा गाँव है टोकलाय। उस गाँव का मैं रहने वाला हूँ। और फैमिली बैकग्राउंड में हमारे यहाँ कृषक हैं हमारे पिताजी। और हमारे यहाँ 7 एकड़ ज़मीन है और सामान्य फैमिली है, बेड़े वाला एरिया है, ज़्यादा कुछ बंजर ज़मीन है तो ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता है, तो बहुत ही सामान्य फैमिली से है। और मेरा जो रहने का जो हुआ है, तो मैं शुरू से ही अपने यहाँ मामा जी के, टोकलाय के पास एक गाँव है, मामा जी के पास, चूँकि हमारे परिवार के पास उतनी सुविधाएँ थी नहीं कि मुझे रख सके और पढ़ा सके। अच्छा। तो हमारे यहाँ चलता है कि भाई मामा जी के यहाँ रहो, वहाँ अगर सुविधाएँ हैं, तो मामा जी पढ़ा देंगे आपको। तो मेरी जो शिक्षा हुई है वो मेरे यहाँ मामा जी ने, जो चूँकि हमारे मामा जी बमन गाँव के हैं, उनका नाम नंदराम जी पुनाशय है नाना जी का। उन्होंने ही मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा सारा उन्होंने ही किया। क्या बात है। गांव से सारी पढ़ाई हुई आपकी, वहां से निकले, फिर सरकारी नौकरी की तरफ कैसे रुख किया? मतलब कैसे दिमाग में आया कि चलो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं? और क्या ये भी सोचा था कि जेल विभाग में डिप्टी जेलर के पद पे पहुंच पाएंगे? सर जैसे आपने आखिरी क्वेश्चन किया, उसका जवाब तो मैं पहले ही दे दूं कि मतलब मैंने सर ये विभाग, चूंकि जेल विभाग के बारे में, तो पुलिस के बारे में सर, पुलिस विभाग के बारे में सोचते हैं, सोचा था। पर जेल विभाग के बारे में तो कोई इतना विचार करता नहीं। और मैंने लिटरली मतलब ऐसा कोई सोचा भी नहीं था। मैंने जब उस समय में कॉम्पिटिटिव की तैयारी की थी, तो मेरा सिलेक्शन बीएचयू में हुआ था, कॉलेज है शुआर्ट्स इलाहाबाद, प्रयागराज में, तो मैंने वहाँ भी हुआ था। तो मैंने इन दोनों में से चूज़ किया प्रयागराज को, चूँकि वहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के आते हैं। चूँकि स्टेट क्या, वहाँ लगभग लगभग आप मान के चलिए कि 3 से 4 दूसरे देश के भी जुड़े हुए हैं बच्चे। अच्छा। तो डाइवर्सिटी अच्छी लगी, डाइवर्सिटी के साथ-साथ कुछ लगा कि अपने गाँव से जाएँगे तो वहाँ कुछ डाइवर्सिटी में कुछ सीख सकेंगे। मैंने उसको चूज़ किया। मेरा बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 2016-17 से 21 के बीच में वहाँ हुआ। वहाँ के बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था महिंद्रा में। ट्रैक्टर, चूँकि हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले हैं, तो हमारा ट्रैक्टर का ही काम, ट्रैक्टर वगैरह और ये जो मशीनरीज़ रहती है एग्रीकल्चर में, जो मशीनरीज़ वर्क करती है, उसका हमारा काम रहता है। तो मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। बढ़िया था, सब कुछ ठीक चल रहा था, सारी चीज़ें थी, लेकिन आपको पता है उस समय एक चीज़ आई थी जिसका नाम था कोरोना। कोरोना ने हमारी हालतें लगभग ठप्प कर दी थी। हम बड़ी मुश्किल से इलाहाबाद से घर पहुँच पाए थे 4 दिन के अंदर। अच्छा। और इसके बीच में फिर समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, प्राइवेट नौकरी का तो उस समय सवाल ही नहीं उठता था। फिर मेरे दिमाग में एक आई थी कि मैं आईबीपीएस एसओ की तैयारी करूँ, जो एग्रीकल्चर के अंतर्गत एक आईबीपीएस एसओ आती है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर रहता है बैंक में एक एग्रीकल्चर का। उसकी तैयारी मैंने की। मैंने प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू भी दिया, सारी चीज़ें, लेकिन मेरा फाइनल कॉल नहीं आ पाया। इसके बाद कोरोना खुलता है हल्का-सा,
और मुझे एक अपॉर्चुनिटी नज़र आती है और उस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए मैं तुरंत शिफ्ट कर जाता हूँ इंदौर। इंदौर शिफ्ट करने के बाद मैं सबसे पहले तैयारी चालू करता हूँ पीएससी की। लेकिन उस समय दौर आया था एग्ज़ाम्स का, वनडे एग्ज़ाम्स का। बहुत सारी एग्ज़ाम्स आई थी। आपके सामने अपॉर्चुनिटी, जब आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी रहती है, तो आप प्रयास करेंगे कि सबसे पहले आपके पास कुछ आ जाए। मेरे पास एक तरफ एमपीपीएससी रखी और एक तरफ वनडे एग्ज़ाम रखी और इसका कोई उस समय बैलेंस है, इर्रेगुलरिटी इसमें ज़्यादा थी। इधर समानताएँ थी चीज़ों में, हो भी जाता था, कर भी लेंगे। इस तरह से तो फिर मैंने वनडे एग्ज़ाम की तरफ अपना रुख मोड़ लिया था। तो ये एक प्रोसेस रही थी सर मेरी यहाँ तक आने की। उस समय जब ये डिप्टी जेलर का नोटिफिकेशन निकला, तब आपको लगा कि चलो अब इसी की तैयारी शुरू कर देते हैं। इसका सर ऐसा रहा था कि सब ग्रुप 2, ग्रुप 4 और इसके थोड़े समय बाद अंतराल से वन रक्षक हाँ, और जेल प्रहरी। जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक, इनके साथ में नोटिफिकेशन आए थे। जब मैंने इसका नोटिफिकेशन खोला, ताकि चूंकि मेरे तो 154 नंबर थे सब ग्रुप 2, ग्रुप 4 में, तो मैं इसकी तरफ से तो थोड़ा-सा बिल्कुल मतलब टेंशन फ्री एक प्रकार से था कि मतलब मुझे कोई इस तरीके का टेंशन है कि मुझे वन रक्षक की भी जॉइन करनी चाहिए। मतलब मैं इस तरफ तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन फिर मुझे एक पद नज़र आया इसमें सहायक जेल अधीक्षक का। ज़्यादा कोई इसके बारे में चर्चा उस समय हो नहीं रही थी कि चूंकि एमपीपीएससी से ये पोस्ट थी, नई-नई पोस्ट थी, ज़्यादा कोई ध्यान दे नहीं पाया था। बिल्कुल। तो शायद मैंने आपके ही माध्यम से सुना था कि इसमें कुछ पोस्ट आई है, जो सहायक जेल अधीक्षक की आई, और शायद आपके ही माध्यम से मैंने ये सुना था कि 33 पोस्ट है, जो पहले एमपीपीएससी से होती थी और अब आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इसे ईएसबी से ले सकते हो और वो भी वनडे एग्जाम देके। फिर मैंने सब ग्रुप 2, ग्रुप 4 के साथ-साथ ही इसको बिल्कुल मैं माइंड में लेके चलता था और इसकी तैयारी मैंने चालू कर दी थी। मई 2023 में इसकी एग्जाम हुई थी। शायद इसके 15 मई से एग्जाम थी शायद, तो मेरा पहला ही था, 15 मई को मैंने इसकी एग्जाम दी थी। मैं इस चीज को बहुत हिम्मत वाली बात ही मानता हूँ कि जब वैकेंसी बहुत कम हो और उसके बावजूद कोई स्टूडेंट फॉर्म भर रहा है, मतलब उसमें हिम्मत है, उसके अंदर एक जज्बा है कुछ करने का। क्योंकि इसमें 33 वैकेंसी निकली थी और हमारी जो स्टूडेंट की मेंटेलिटी होती है कि 33 ही पद हैं, 100 ही पद हैं, 100-200 भी कम लगते हैं। तो क्यों, कैसे आपके मन में आया कि यार 33 वैकेंसी है, लेकिन ठीक है फॉर्म तो भरते हैं और एग्जाम को निकालने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि वैकेंसी स्टूडेंट के लिए बहुत मायने रखती है और कम वैकेंसी को देख के लोग वैसे ही पीछे हट जाते हैं। तो जब ये 33 पोस्ट निकली थी जिसमें आपने सिलेक्शन लिया, क्या माइंडसेट था, क्या सोचते थे उस समय? एक बार तो आपके मन में विचार आ ही जाएगा। हाँ। अब भी एक विद्यार्थी है, तैयारी करते हैं, तो कोई भी विद्यार्थी हो, मेरे मन में एक बार तो विचार आया ही आया कि अरे यार 33 पोस्ट है, ये कैसे पॉसिबल होगा? इतने सारे रहेंगे, छोड़ो, भरते नहीं। पर फिर मैंने विचार किया कि अगर 33 पोस्ट है, फिर मेरे दिमाग में आया कि सभी यही सोच रहे होंगे। एक काम करता हूँ, मैं नहीं ये सोचता, मैं भर देता हूँ इसको। मेरी कोचिंग भी थी लिम्बोदी के अंदर, मैं पढ़ाता भी था, साथ में पढ़ता भी था, तो फ्लो में था पूरी सारी चीज़ें, और मुझे एक बहुत अच्छी इसमें अपॉर्च्युनिटी नज़र आई कि अगर हो गया, तो हम सीधे-सीधे 3 स्टार रैंक लगा के आराम से बैठ जाएँगे। ये मेरा उस समय सही है। ख़्याल था, और मैंने अपने दोस्तों को जो पढ़ते थे साथ में मेरे साथ तैयारी करते थे, उनको मैंने बहुत इस चीज़ के बारे में बताया भी था उस टाइम पे कि अगर तुम्हें इस तरीके से लग रहा हो कि इसकी पोस्ट कम है और अगर हम इसका फॉर्म नहीं भर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप सबसे बड़ी अपने जीवन की गलती कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि सभी यही सोच रहे हैं, तो कम से कम आप तो अलग सोचो। और मुझे एक चीज़ नज़र आती है सर, वाक़ई में कितनी पोस्ट है, इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम क्राइटेरिया के लिए आपका माइंडसेट होना, आपको एक सीट चाहिए, आपको एक सीट चाहिए, आपको दूसरों से कोई मतलब होना नहीं। मेरे 2 कोट हैं कि एक तो मेरा कोट है कि स्लोली इज़ द फास्टेस्ट वे, और हारा वही जो लड़ा नहीं। इन 2 चीज़ों के प्रति मैं अपने आप को बिल्कुल दायित्वहीन करके बिल्कुल इन चीज़ों के प्रति काम करता रहा उस टाइम पे, और बिल्कुल। तो ये मेरे हिसाब से किसी को बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि कितनी पोस्ट है। अगर 50 पोस्ट आई हो, 100 पोस्ट आई हो, जितनी भी पोस्ट आई हो, आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी अपना एफर्ट तो लगाओ। मतलब ये 33 पद सुन के ना मुझे 2013 का मेरा समय याद आ रहा है। बिल्कुल। जब मैं उस समय एग्जाम देता था, तो उसमें एक एग्जाम हुआ था नेशनल हाउसिंग बैंक का, जिसका ऑल इंडिया 13 वैकेंसीज थी, सिर्फ 13 वैकेंसीज थी। ओके। और सेम स्थिति मेरे साथ थी कि मैं अकेला फॉर्म भर रहा था और उस समय कोई फॉर्म नहीं भर रहा था, और उन 13 वैकेंसीज में फिर मेरा भी सिलेक्शन हुआ। ऑल इंडिया एग्जाम था वो। अरे! तो मैं भी इस चीज को हमेशा बताता हूँ कि नंबर ऑफ वैकेंसी मैटर नहीं करता है, बिल्कुल। उसकी प्रिपरेशन में दम है, आप बहुत अच्छा कर जाओगे। सिंपल सी बात है, आप तैयारी करते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता सर। और आपके जो बड़े-बड़े पद हैं, उनकी वैकेंसीज़ ऐसे थोड़ी आएगी कि 500 वैकेंसीज़ आ गई, 1000 वैकेंसीज़ आ गई, ये आप सोचो ही मत। लिमिटेड ही है। मैं अगर डिप्टी कलेक्टर हूँ, इनकी सोचूँ कि 500 पद और 1000 पद निकलेंगे जब मैं तैयारी करूँगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और अगर आपको तैयारी, अगर वनडे एग्ज़ाम में भी अगर मान लीजिए कि आपको सिपाही की भी तैयारी करनी हो, ठीक है, सिपाही की ज़रूरत रहती है, उनके 500-1000 पद निकलते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ बड़ा सोचना है, बड़ा करना है, कुछ बड़ा अचीव करना है, तो फिर ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा सर कि अगर बहुत बड़ी पोस्ट है और आप ये सोचे कि इनकी भी वैकेंसी उतनी ही निकलेगी 7500, जब जाके मैं तैयारी करूँगा,
कैसे पॉसिबल है? 7,500 ऑफिसर्स का क्या करेंगे हम? या हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी इतने ऑफिसर्स का? थोड़ा सा अब मैं समझना चाहूंगा डिप्टी जेलर की प्रोफाइल, क्या काम इसमें बेसिकली करना होता है, और लगभग 7 महीने आपको हुए हैं, तो एक तो प्रोफाइल के बारे में, दूसरा आपका अनुभव इन 7 महीनों का। जेल जेल अंदर से कैसी होती है, क्या रहा है, क्योंकि हमने तो मूवीज में ही देखी है बस। तो जेल के अनुभव के हिसाब से मैं आपको बताऊं सर, तो प्रोफाइल के बारे में तो बहुत बढ़िया जॉब है। मुझे नहीं लगता इससे बेहतर नौकरी वर्दी विभाग में कोई हो सकती है। ये मैं आपको बिल्कुल थ्रू द लाइन पंच लाइन कह रहा हूँ। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कारण नंबर 1, आपका केवल एक परिवेश है, आपको चिंता नहीं है, आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन-सी ड्यूटी कहाँ जाना है, आपको इसकी कोई चिंता नहीं है। आपके पास केवल एकमात्र ड्यूटी है, आपका जेल। आपको केवल आपके कोर्ट्स के ऑर्डर को फ़ॉलो करना है, जो आपको माननीय न्यायाधीश या माननीय कोर्ट आपको जो बोल रही है, उनके न्याय आपको उनके ऑर्डर्स फ़ॉलो करना है। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है कि रात को 12 बजे या रात को 1 बजे आपको कोई आ गया, तो आपको उठ के लगा दिया फ़ोन कि आपकी ड्यूटी वहाँ लगाई जाती है, वहाँ लगाई जाती है, इस बारे से आप। रही बात सर परिवार की, परिवार भी इसमें आप आराम से, मैंने वहाँ पर देखा है, अनुभव किया है, परिवार भी इसमें आप आराम से, जैसे परिवार आपके कैंपस में ही रहेंगे। हमारी जेल नियमावली में एक सिंपल सा रूल है सर, कि कोई भी काम करने वाला कर्मचारी या अधिकारी हो, उसको जेल परिवेश में ही रहना है। अगर जेल परिवेश में रहना है, तो सीधी-सी बात है, उसको आवास उपलब्ध कराए जाएँगे। सभी के पास अपने आवास है। ये एक बहुत बड़ी बात है इसकी, कि आपको आवास की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपको जेल परिवेश में रहना है। बाकी आपका सुपरविज़न भी हो जाता है, सारी चीज़ें आप मतलब आपको सब देखते भी रहते हैं, आप सब बातचीत भी करते रहते हैं, एक परिवेश अच्छा बन जाता है। चिंता नहीं है आपको कहीं जाने की भी, स्पेशल एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ वगैरह आपकी नहीं है। जॉब प्रोफाइल के मामले में ये बहुत बढ़िया है। उसके बाद इसके पर्क्स के बारे में मैं आपको कुछ बताऊँ, तो पर्क्स के बारे में सर, चूँकि इसका 3600 मतलब अपना 3600 क्या ग्रेड पे ही है, मैं तो कर ही रहा हूँ। तो इसका ग्रेड पे है, और अभी चूँकि हमारा 70, 80, 90 वाला सिस्टम चल रहा है, ईएसबी से एग्ज़ाम हुआ है, तो हम भी उसी में अटके पड़े हैं 70, 80, 90 वाले में। होप्स हो कि ये खत्म हो जाए। मतलब अगर इसकी 100% सैलरी होती तो वो कितनी? अगर सर इसकी 100% सैलरी रहती, तो 3600 ग्रेड पे के हिसाब से आपकी सैलरी रहती 52,000 के अकॉर्ड में आपकी बिल्कुल सर। बाकी जो सुविधाएं अलग से बाकी जो सुविधाएँ बिल्कुल सर, बाकी सुविधाएँ आपको सभी मिल रही है, आपको रहने के लिए मकान मिल रहा है, सारी चीज़ें मिल रही है, आपको बिल्कुल दिक्कत ही नहीं है। और काम क्या करना होता है, मतलब आपकी क्या ड्यूटीज वहां पे होती है? जेल के अंदर सर बहुत सारे विभाग हैं। जेल के अंदर जो अपने यहाँ जो माननीय न्यायालय रहता है, न्यायालय के जो अधीन जितने भी लोग आते हैं, हम उनको इनमेट्स को हमारे यहाँ रखते हैं। इनमेट्स को जो भी आदेश आ जाए, आपको पहले तो अगर किसी को कोई सज़ा सुनाती है, उसको आपको रखना है। बिल्कुल, उसको आपको सुरक्षित रखना है, उसको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं। जब भी माननीय न्यायालय आदेश करता है कि उनको हमारे सामने समक्ष प्रस्तुत किया जाए, बिल्कुल आपको उनके समक्ष प्रस्तुत करना है। ये सारी चीज़ें रहती है। उसके बाद जेल में बहुत सारी शाखाएँ हैं। शाखाओं के अंतर्गत आपकी एक वारंट, जो जेल का सबसे मेन चीज़ होती है, वारंट वारंट शाखा। उसके बाद जेल के अंदर बहुत सारे कारखाने वगैरह चलते हैं, ये एक शाखा हो गई, और ऐसी बहुत सारी शाखाएँ बटी हैं। तो उन शाखाओं के आप शाखा प्रभारी रहते हैं। जेलें 3 प्रकार से है, सेंट्रल जेल, डिस्ट्रिक्ट जेल और सब जेल। सहायक जेल अधीक्षक सुपरिटेंडेंट होता है सब जेल का, जो कि आपके तहसील या कस्बे में होती है। अच्छा। वो उसका सुपरिटेंडेंट होता है। और इसमें करियर ग्रोथ क्या रहती है, मतलब प्रमोशन इसके बाद आप इसमें जा सकते हैं? इसमें करियर ग्रोथ सर, आप सुपरिटेंडेंट तक आसानी से जा सकते हैं। आप बिल्कुल सुपरिटेंडेंट बन सकते हैं, जेल सुपरिटेंडेंट, सेंट्रल जेल सुपरिटेंडेंट आप आसानी से बन सकते हैं इसमें। असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट से आप डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट हो जाएँगे। डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट जेल का पूरा अथॉरिटी वगैरह, जेल का जितना भी प्रशासकीय काम है पूरे जेल के, पूरे डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट देखते हैं। इसके ऊपर आते हैं आपके सुपरिटेंडेंट। सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल के ही होते हैं, और जिला जेल में भी सुपरिटेंडेंट होते हैं। तो ये सुपरिटेंडेंट जेल के सुपीरियर होते हैं। तो आप सुपरिटेंडेंट तक, सेंट्रल जेल सुपरिटेंडेंट तक तो आसानी से जा सकते हैं। अगर आपके पास वो है, वायदा है जाने का, तो आप बिल्कुल डीआईजी भी बन सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, इस वर्दी को पहनने के बाद, 3 स्टार लगने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? और कहीं ना कहीं जब हम वर्दी में होते हैं तो हमारे आसपास के लोगों पर, रिश्तेदारों पर बहुत अलग एक प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे कुछ बदलाव भी महसूस किए होंगे आपने? बिल्कुल सर, परिवर्तन ही संसार का नियम है। हम्म। हम तो सिंपल सी तैयारी कर रहे थे। एक एक एस्पिरेंट में और एक सक्सेसफुल व्यक्ति में सर बहुत फ़र्क होता है। बिल्कुल। एस्पिरेंट्स अपने आप को बिल्कुल सिंपल व्यक्ति समझता चलता है, उसको उसको सफलता चाहिए। सफल व्यक्ति अलग सोचता है, सफल व्यक्ति को मतलब उसको उसके मन में अलग विचार आते हैं। जब मैं एस्पिरेंट था, घर जाते थे, क्योंकि गाँव की परिस्थितियाँ ऐसी रहती है कि गाँव में आप जैसे ही गए, आपने इंटर किया गाँव के अंदर, हम्म। कब का तैयारी कर रहा है? कितने दिन हो गए? कब लगेगी तेरी? हम्म।
पिताजी को परेशान करना। गाँव के जिनके बच्चे कुछ कर लेते हैं, कुछ प्राइवेट नौकरी मिल गई, अरे यार हमारे यहाँ गाँव में बिल्कुल एकदम निमाड़ी सभ्यता चलती है। थारो छोरो तो वहाँ चली गो, आन तुमरो छोरो कई करी रोज, वो तो कहीं भी नहीं करतो, वो तो मक्खन लगे खाली इंदौर में बस फिरी रोज। तो ये हमारे यहाँ बहुत एक कहावत है, बिल्कुल प्रचलित कहावत है कि हमारे यहाँ ये चीज़ बिल्कुल बोलते ही बोलते हैं। तो हमारे पापा के तीसरे दिन फ़ोन आते थे, या हमारे यहाँ मामा जी बहुत थोड़े से ये तो क्या कर रहा है तू? वो फलाना व्यक्ति मेरे को आके 4 बातें सुना गया, तुम कर क्या रहे हो? मैंने कहा थोड़ा सब्र रखो, क्योंकि एस्पिरेंट लाइफ में धैर्य से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अगर आपने धैर्य खो दिया मतलब आपको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ रेस है, वो एक बहुत बड़ी रेस है। मेरे हिसाब से तो रेस तो कह ही नहीं सकते, मैं तो कह रहा हूँ जंग है एक बहुत बड़ी, क्योंकि आज की कंडीशन में, आज की सिचुएशन में अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी हो तो ये इतना आसान नहीं है सर। क्योंकि एस्पिरेंट्स इतने अपेयर एग्जाम में, इतने अपेयर नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स की संख्या इतनी बढ़ चुकी है इस समय कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिलना मतलब बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए आपको उस लेवल से प्रयास भी करना पड़ेगा, और उस लेवल का पेशेंस भी। एक चीज आपको हमेशा मान के चलनी है कि आपका फास्ट वे केवल आपका स्लो हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ स्लोली इज द फास्टेस्ट वे। मैं जब भी घर से फोन लगाते थे और मेरे को इस तरह से परेशान करते थे, आप डिमोटिवेट होते ही हो। जब खुद के घर वाले आपको बोलते हैं कभी क्या यार क्या कर रहा है तू, उस दिन रात को ऐसा लगता था सही में क्या कर रहे हैं अपन। फिर मैं अगले दिन फोन लगाता और पूछता था तो आपके पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है? बोलते नहीं। मैंने कहा बस। तो मेरा यही मानना रहता है कि सर स्लोली इज द फास्टेस्ट वे। आप केवल और केवल अपना प्रयास करो, अपनी मेहनत करो। मेहनत कभी विफल नहीं जाती है। मैंने मेरे जीवन में मतलब इतना बड़ा हो गया हूं सर, मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि अगर किसी ने अपनी जी तोड़ मेहनत की हो और किसी चीज को शिद्दत से चाहा और उसकी मेहनत विफल हो गई हो, तो ये मैंने सर अभी तक नहीं देखा है। और बिल्कुल गाँव में ये बिल्कुल अंदेशा नहीं था या हमारे आसपास की ये लड़का एक दिन इस वर्दी को पहन के और 3 स्टार लगा के और कभी गाँव में एंट्री मार जाएगा। और फिर मैंने मारी सर एंट्री, और फिर मैंने एंट्री मारी तो फिर अपनी अच्छा, कई लोग तो पुलिस वाले ही समझते होंगे। बिल्कुल इसमें सर बहुत सिंपल है। मैं एक दिन निकल रहा था तो अरे टीआई साहब, तो ये इसमें थोड़ा सा कई मतलब नहीं पहचानते। जेल विभाग में आपको अगर आपने कह दिया जेलर साहब तो फिर उनको तो लगेगा अरे जेलर साहब, जेलर हो गए हैं तो जेलर साहब। तो ये थोड़ा तो बहुत प्राउड जेलर शब्द एक बार के लिए पहचान जाएंगे। बिल्कुल जेलर साहब पहचान जाएंगे, पर वर्दी देख के तो उनको जैसे ये वर्दी में तो उनको लगता है कि बिल्कुल टीआई साहब आ गए। तो हमारे यहाँ बिल्कुल जब भी आते हैं तो टीआई साहब, हालांकि सबको अब पता चल गया है जेलर साहब, और बिल्कुल आपकी कंडीशन में और जब की कंडीशन में हजारों गुना का फर्क है। उस समय की बात करने में और आज की बात करने में फर्क है। सफलता सम्मान की सीढ़ी है। अगर कोई व्यक्ति सफल है तो उसके और उसके परिवार का सम्मान है, समाज यही देता है। अगर आप सफल नहीं हो तो आपको कोसेंगे, सारी चीजें कहेंगे। जिस दिन आप सफल हो गए, आपके घर में जो आपको कल बात करने भी नहीं आते थे, आपके माता पिता को कुछ भी कह के चले जाते थे, आज वो 10 बार विचार करेंगे कि अरे यार कुछ बोले या नहीं बोले। 50 काम लेके आपके घर आएंगे, अरे यार बोल देना यार, जरा बोल देना। तो आज बहुत प्राउड फील होता है मुझे खुद को भी। और इस वर्दी का जो भार है वो तो भार है ही सर। इन सितारों का जो भार रहता है उसकी तो बात ही अलग रहती है, देख के ही अलग अपने मजे रहते हैं। थोड़ा पढ़ाई के बारे में समझते हैं। आपका पढ़ाई करने का तरीका क्या रहता था? प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है? इन चीजों पे थोड़ा सा बताइए। पढ़ाई का सर सबसे पहले मैं आया था, मैंने एक ही कोचिंग का नाम सुना था, विनर्स। उसके पीछे का कारण बताता हूँ सर मैं, क्योंकि लगभग जहाँ भी देखो बैग लेके विनर्स पीछे लिखा रहता था, तो मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था उस टाइम में, एक ही कोचिंग है क्या? तो विनर्स लिखा रहता था बैग के पीछे। मैंने लगभग मेरे दोस्त से पूछा भी, क्योंकि मैं उस टाइम पे मतलब मुझे मतलब हमारे यहाँ इतने सक्षम नहीं थे कि मैं ऑफलाइन ज्वाइन कर सके या मैं क्लासरूम ज्वाइन कर सकूं। उस टाइम पे मुझे बिल्कुल मतलब मैं इतना सक्षम नहीं था सर कि मैं किसी भी प्रकार से यहाँ आके ऑफलाइन ज्वाइन कर सकूं। और मैंने कई बार सोचा भी था कि मुझे ऑफलाइन ज्वाइन करनी है, क्योंकि जो आर्थिक कंडीशंस थी हमारी उसके देखते हुए मैंने फिर इस बारे में विचार नहीं किया। और इसके तदुपरांत मैंने मेरी खुद की सेल्फ कोचिंग खोली। होम ट्यूशन भी देता था, तो मैं 2 जगह होम ट्यूशन देने जाता था। तो मेरे कोचिंग का जो शेड्यूल रहता था, सुबह 6 बजे से 8 बजे तक एक बैच पढ़ाता था मैं। इधर शाम को 3:30 बजे से चालू कर देता, रात के 10:30 बजे 11 बजे मैं वापस घर आता था सर। अच्छा। ये मेरा था शेड्यूल। इसके बीच में अब कोई कहते हैं कि हमको पढ़ाई के लिए समय ही नहीं मिल रहा है। सीधी सी बात है, आपको आपके जीवन के केवल और केवल 6 से 7 घंटे आपके प्योर मन से देना है। मैं 11:30 बजे आता था, मेज़ बंद होती थी, वो मेरे लिए एक थाली रखता था, ठंडा खाना रहता था, लास्ट में जो भी बचा रहता था मैं तो बोलता था अब तो मेरे को दे देना, क्योंकि मेज़ बंद हो जाती थी। कई बार तो वो ताला लगा के थाली ऐसी बंद करके चले जाता था, मैं ऊपर ले जाके खा लेता था, क्या करूँ? लेकिन मैं रात को सोता नहीं था, मैं सुबह 6 बजे तक पढ़ता था। मैं कोचिंग पढ़ाने के बाद 8 बजे सोता था और फिर इधर 2 बजे जगता था। तो मैं दिन में मतलब जगता था। टाइमिंग का भी सर ऐसा कुछ नहीं है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, दिन और रात से कोई मायने नहीं रखता है। विनर्स कोचिंग के मैं बैग वगैरह देखते रहता था। फिर मैंने यूट्यूब तो था ही, फिर मैंने सर्च किया, सबसे पहले आपका ही नाम आया था उस पे।
सर्च किया मैंने, आपके 1-2 वीडियोज़ देखे। आपका क्वांट का मैंने स्टार्टिंग से आपके जो वीडियोज़ डले थे वहाँ से मैंने, क्योंकि आप डायरेक्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाते थे। तो मैंने आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला डायरेक्ट, चूँकि वो शायद एक नंबर सिस्टम का शायद कुछ चैप्टर था, वहाँ से मैंने शुरुआत की थी। तो क्योंकि आपका अरिथमेटिक पोर्शन बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है आपका अरिथमेटिक पोर्शन इतना बढ़िया है कि मुझे अभी तक कोई इतना बढ़िया मिला नहीं पोर्शन वो वाला। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की और वहाँ से मैंने वीडियो देखना चालू किए और वहीं से मैं एमपीपीएससी से फिर शिफ्ट हो गया वनडे एग्ज़ाम्स पर। कर रहा था तैयारी, लेकिन फिर शिफ्ट हो गया, क्योंकि एमपीपीएससी एग्ज़ाम्स को आप, मुझे लगता है पर्टिकुलर कि आपको एक बार तो कोचिंग गाइडेंस की ज़रूरत है। आप डायरेक्ट आप उसको मतलब ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से आप तैयारी एकदम मुश्किल है। कर सकते हो, पर आपको वातावरण एक बार तो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। वनडे एग्ज़ाम्स के लिए भी ज़रूरी है। अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल आप आइए, क्लासरूम प्रोग्राम से बढ़िया कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो आप पेड कोर्स लीजिए, सब सुविधाएँ उपलब्ध हैं। उस टाइम पे बस यही चल रहा था, फिर मैं वीडियोज़ देखते रहा, तो मैंने आपका क्वांट पूरा प्रिपेयर कर लिया था आपके यूट्यूब वीडियो से। क्वांट आपके पूरे यूट्यूब वीडियोज़ देख करके सारा कुछ प्रिपेयर क्वांट में कर ही लिया था लगभग। उसके बाद जब बारी आई थी सब ग्रुप 2 ग्रुप 4 की, कि अब बस एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम इज़ अराउंड द कॉर्नर एंड अब हम रेडी हैं कि नहीं? तो उस टाइम पे फिर मैंने मॉक के बारे में, मतलब मैं तो मॉक के बारे में भी नहीं जानता था कि मॉक चीज़ क्या होती है उस टाइम पे। टेस्ट तो देना है, लेकिन मॉक एक ऐसा ज़रिया है और एक ऐसा माध्यम है। पढ़ाई आपकी चलती रहेगी वो एक अलग है। मैंने जहाँ तक मॉक टेस्ट, मुझे लगता है मॉक टेस्ट एक ब्रह्मास्त्र है। आप मॉक दो, आप एनालिसिस करो। आप मॉक दो, आप एनालिसिस करो। यू डू नॉट हैव टू रीड एनीथिंग, जस्ट गिव मॉक एंड एनालिसिस। मुझे लगता है 99% प्रिपरेशन आपकी इसी में हो जाएगी। अगर आपने एक बार सिलेबस गो थ्रू कर लिया है, देन केवल और केवल आपके पास ये काम बच जाता है कि आप मॉक दो। कुछ एग्ज़ाम्स के मैंने उस टाइम पे मॉक्स निकाले, कुछ कोचिंग्स के, और मैंने देना चालू किया, जो फ्री में दे देते हैं 1-2, पर वो फ्री वाले तो फ्री रहते हैं। फ्री वाला तो कुछ आजकल जीवन में फ्री कहाँ है सर? फ्री कुछ नहीं है। फ्री वाले तो फ्री रहते हैं, वो यहाँ से कॉपी करके यहाँ डाल दिया। फिर मैंने आपके विनर्स कोचिंग से ही एक टेस्ट सीरीज़ शायद कुछ 99 या कुछ 49, मतलब इतना मेरे को रिमाइंड नहीं है, इट जस्ट स्लिप्ड आउट ऑफ माय माइंड, पर मैंने कुछ उस टाइम पे कुछ 49 या 99 रुपए की वो सीरीज़ था और शायद कुछ 20 या 25 से एक्स्ट्रा सीरीज़ था। वो मैंने लिया था, परचेज़ किया था। वो स्पेशल सब ग्रुप 2 ग्रुप 4 के लिए था। अच्छा। उसको मैंने परचेज़ किया। मुझे इतना प्यार हो गया मॉक टेस्ट से कि मैं एक दिन में 2 मॉक टेस्ट देता था। 3 घंटे और 3 घंटे 6 घंटे मॉक टेस्ट में बैठा रहता था कंटिन्यू, और पता भी नहीं चलता था आपके 3 घंटे कब निकल गए। अच्छा। और 6 घंटे मॉक टेस्ट देने के बाद मैं 3-4 घंटे उसका एनालिसिस करता था। मैंने लास्ट के 2 महीने 3 महीने केवल यही किया है, इसके अलावा मैंने किसी किताब को हाथ भी नहीं लगाया। जो नहीं आ रहा है, उसको आप एनालिसिस करो। करेक्ट। मैंने कम से कम मतलब ये मान के चलिए 70 मॉक टेस्ट दिए होंगे, 75 मॉक टेस्ट। ये 3-3 घंटे, 3-3 घंटे, 3-3 घंटे, एक-एक दिन में सर मैंने कभी-कभी तो पूरे 3 मॉक टेस्ट भी दिए हैं मैंने। अच्छा। इतना शौक था मॉक टेस्ट देने का, मज़े आते थे बहुत। अरे! ये रैंक आ गई, चलो वापस दो एक बार और, इवैल्यूएट करो फिर वापस दो। और हमेशा मैंने ग्रोथ ही देखी और विकास ही देखा। और वन डे एग्ज़ाम्स का मैं अगर कोई एस्पिरेंट्स बिल्कुल सुनेंगे, और मैं इनको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप वास्तव में, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, एक बार अगर आपने सिलेबस गो थ्रू कर लिया, बस उसके बाद केवल और केवल आपको मॉक टेस्ट देना है और उसमें जो आपकी गलतियाँ हो रही है, हाँ। उसको इवैल्यूएट करना है। बस आप पास हो। आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आप बार-बार पढ़ी हुई चीज़ों को मत पढ़ो, फिर समय कहाँ है? फिर आपके और फिर दूसरे एस्पिरेंट में जो वही तो फिर अंतर क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मॉक टेस्ट, क्योंकि कई स्टूडेंट की आदत होती है बस टेस्ट लगाया, अच्छा इतने सही इतने गलत है, ठीक है हो गया, अब अगला लगाते हैं। लेकिन एनालिसिस आपने किया है तो आपके मार्क्स धीरे-धीरे लेकिन बढ़ेंगे और आपको पता चलेगा कि यार कहाँ रिवीजन करने की ज़रूरत बिल्कुल। है, कहाँ इसको फिर से मुझे और स्ट्रॉन्ग करना है, वो चीज़ उससे समझ में आती है। तो बहुत ज़रूरी है फ़र्क टेस्ट। पड़ता है सर उससे बहुत। मैंने तो अपने जीवन में लगभग 100% ग्रोथ उसी से देखी, और मैं किसी को भी अगर कोई मेरे से पूछता है या कोई कोई भी मेरे से गाइडेंस लेता है, डेफिनिटली मैं उसको यही कहता हूँ, बस यू हैव टू फॉलो दिस। पंच लाइन है ये कि आपको केवल और केवल 1-2 बार सिलेबस गो थ्रू करना है, बस रुक जाओ। बिल्कुल। अब अपनी गलतियाँ ढूँढो कि इन सिलेबस में मेरी गलतियाँ कहाँ? आप इन किताबों की तैयारी नहीं कर रहे हो, बार-बार पलट रहे हो, बार-बार रिवाइज़ कर रहे हो, ये क्या है? आप उस दिन की तैयारी कर रहे हो जिस दिन आपको उस कंप्यूटर के सामने बैठ के 3 घंटे बैठ के आपको एग्ज़ाम देना है। मैं 15 मार्च को, मेरा पहली शिफ्ट है सब ग्रुप 2 ग्रुप 4 का एग्ज़ाम 15 मार्च पहली शिफ्ट। बाद की शिफ्ट वालों को तो चलो पता भी चल रहा था कि क्या चल रहा है। मैं पहली शिफ्ट में अपना एग्ज़ाम देने बैठा, हाँ, क्या आएगा पता नहीं। क्वेश्चन मिक्स कर दिए। हुँ, विनर्स का टेस्ट कैसे चल रहा था? सेक्शनल होगा पूरा। बिल्कुल, एकदम अब पता था मुझे, इतने टेस्ट दे दिए, अच्छा अब ये आने वाला है। माइंडली मैं प्रिपेयर,
हाँ। ये टेस्ट आ रहा है, मैं बिल्कुल माइंडसेट से प्रिपेयर था। अच्छा, अब चलो ये पोर्शन आ गया, अब अपने माइंड को घुमा लो, अब साइंस की तरफ मोड़ लो दिमाग, अब मैथ्स की तरफ मोड़ लो दिमाग, अब रीजनिंग की तरफ मोड़ लो, अब हिंदी की तरफ मोड़ लो। बिल्कुल ये माइंडसेट बना लिया था। जैसे ही वहां बैठा, सब मिक्स हो गया। पूरा मिक्स। अब क्या करें? कुछ नहीं, क्योंकि आपने मॉक टेस्ट ही इतने दिए। विद इन 2 आवर में मैं अपना पेपर कर दिया था सर, और बैठ गया था मैं अपने मार्क्स देख के। विद इन 2 आवर में मैं अपना पेपर करके, मैं अपने मार्क्स देख के विद इन 2 आवर में अपने पेपर करके बिल्कुल साइड से बैठ गया था। आराम से 1 घंटा मैंने अपना सर टिकाया और शांति से बैठे रहा। बढ़िया, कुछ नहीं लगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही इतनी कर ली है कि मैं बस चालू ही हो गया था। मैं तो क्या, वो इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि अब आपको पता ही है। और मेरे 154 नंबर आए थे उस टाइम पे। और इसके बाद फिर फिजिकल भी इसमें हुआ ना? फिजिकल भी इसमें रहा ना? इसमें सर, हाँ, इसमें सर फिजिकल, इसका क्राइटेरिया, इसका पहले तो एग्जाम हुई। इसके एग्जाम के बाद सहायक जल अधीक्षक का एग्जाम हुआ। एग्जाम के बाद फिर आपका फर्स्ट फेज रिजल्ट आया। फर्स्ट फेज रिजल्ट के बाद आपका अभी 2024 में शायद 7 जुलाई 2024 को हमारा फिजिकल था। फिजिकल बिल्कुल वैसे ही था जैसे एसआई का फिजिकल होता है। 2 मिनट 40 सेकंड में आपको 800 मीटर दौड़ना है। वही 13 फीट लॉन्ग जंप करना है, वही 19 फीट का शॉर्ट पुट करना है, वही आपका चेस्ट वगैरह, हाइट वगैरह, टोटल आपका जो एसआई जो मतलब सब इंस्पेक्टर वाला जो फिजिकल था, वही आपका पूरा फिजिकल मंगा था। उसके बाद फिर ये प्रोसेस हुई। फिर शायद इसके बाद हमको फिर जेल हेडक्वार्टर बुलाया था। फिर हमारे वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए। उसी के साथ हमको एक बॉक्स लिया डीजी साहब ने हमारे। उस बॉक्स में 23 चिट्ठियां ऐसी डाल दी, 21, और अलग अलग जेल के नाम लिख दिए। तुम्हारी किस्मत, अच्छा, तुम जाओ उठाओ, तुम जो उठा जो लो वो निकल तुम्हारी जेल। क्या बात। मैं उसके एक दिन पहले उज्जैन गया था। एक दिन पहले उज्जैन गया था, हम घूमने गए थे उज्जैन में। कहा चलो अब कल जाना है इंदौर, मतलब भोपाल जाना है तो उज्जैन घुमाते हैं। शाम को हम उज्जैन गए। हमने यही सोचा था कि कभी अपन उज्जैन आ जाए ये रैंक लगा के, तो फिर अपन लगभग लगभग तो अपन दर्शन तो कर ही लेंगे आसानी से। रहेंगे। तो मैंने कहा चलो देखते हैं। मैंने जैसे ही उठाया, मेरे हाथ में सेंट्रल जेल उज्जैन, और उस समय मेरा दिमाग बिल्कुल हिल सा गया था कि कल ही हमने बात करी और आपको सेंट्रल जेल उज्जैन मिल गया। फिर उसके बाद ये रहा। बड़ी नई बात पता चली। बिल्कुल सर, पर्चियां निकालने वाला। पर्ची, हाँ, ये हमारे यहाँ सीन चल रहा। अभी जो प्रेरी संवर्ग था, उसका भी बिल्कुल सेम हुआ है सर। अच्छा। प्रेरी संवर्ग का भी, उनको भी पर्ची सिस्टम रखा था। ये मैंने भी पहली बार नई चीज देखी वहां पे जाके। तो भाई ऐसे हो तो फिर तो बहुत ही दिक्कत है। हमारे यहाँ बहुत दिक्कत हुई। जैसे कोई असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट है, वो रीवा का है, तो वो ग्वालियर में है। मिल गया इसको। तो कोई कहीं से, अपन तो पास से है तो यहाँ है, बाकी तो कोई तो बहुत दूर दूर है। हाँ। तो ये फर्क है। तो ये प्रोसेस रही। उसके बाद फिर वहाँ से फिर हमें ज्वाइन करना था, तो 12 फरवरी को मैंने वहाँ ज्वाइन किया। उसके बाद से कि आपके समक्ष बैठे हैं, पूरी ट्रेनिंग करके। कल ही हमारी पासिंग आउट परेड हुई है। हमारी हालतें गंभीर कर दी है ट्रेनिंग में। बिल्कुल ट्रेनिंग बहुत अच्छी, मतलब स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग पूरी रही, और स्ट्रिक्ट। काफी डिसिप्लिन वाली। बिल्कुल। और वर्दी विभाग में डिसिप्लिन का ही महत्व है। अनुशासन ही सबसे, अनुशासन सर्वोपरि वर्दी विभाग में, यही रहा। तो अभी बस कल पासिंग आउट परेड, और तुरंत आपसे मिलना चाहा, और फिर आज यहाँ बैठे। घर नहीं गया मैं, सबसे पहले यहीं आया। अच्छा, अब एक लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल। जो पूरा विद्यार्थी जीवन का अनुभव रहा है, जो आपने पढ़ाई करी है, तो मैं चाहता हूँ कि उसका कुछ निचोड़ जो इस वीडियो को देखने वाले हर स्टूडेंट को काम आए। कि आपको जो 2 बिंदु या 3 बिंदु ऐसे लगते हो कि ये तो हर एक स्टूडेंट को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या इन पर काम ज़रूर करना चाहिए। जैसे हमने बात करी कि यार धैर्य बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप निकाल नहीं सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ पूरी अपनी सफलता का निचोड़ प्लस एक मोटिवेशन सभी स्टूडेंट्स के लिए। सिंपल सी बात है सर, मोटिवेशन का जीवन में है महत्व, लेकिन मुझे लगता है कि आप अपना खुद का मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन, आप आपका खुद का मोटिवेशन हो। अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी की मुझे एक पंक्ति बहुत अच्छे से याद है। मेरे कविताएं पढ़ने का थोड़ा सा शौक है, तो मैं मतलब एक चीज तो थोड़ा सा दिखते रहते कि यार, तो उनकी एक बहुत अच्छी मतलब एक लाइन है, एक थोड़ा सा पोएट है कि टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर टिटकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इस पंक्तियों का भावार्थ सिंपल है सर। सपने आपके हैं, व्यथाएं आपकी है, दुख आपके हैं, दर्द आपके हैं, इनको पूरा भी आपको ही पूरा करना है। भी आपको ही करना है। मैं एस्पिरेंट्स को भी कहना चाहूंगा, धैर्य से बड़ी कोई चीज नहीं है। अगर आपको एग्जाम्स क्वालिफाई करनी है, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। वो दिन आपका आएगा जरूर। जिस भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अगर आपने बिल्कुल हार्ड वर्क और सही तरीके से अगर प्रिपेयर किया है, अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही रही है, अगर आपको गाइडेंस बेटर मिला है, सारा गाइडेंस आपका ठीक रहा है, अगर आपने प्रिपरेशन सही की, अगर आपका मोटिव सही रहा हो, अगर आपका गोल, आपका टारगेट बिल्कुल एकदम बिल्कुल बुल सही था, देन डेफिनेटली यू विल सक्सेस वन डे। आपके जितने भी पेसिमिस्टिक चीजें थी, एक दिन बिल्कुल वो ऑप्टिमिज्म में आएगी।
आप एक दिन ज़रूर कुछ प्राप्त करोगे, डेफ़िनेटली प्राप्त करोगे। इसीलिए मैं वापस से वो मेरी 2 लाइनें पंच लाइनें वापस से दोहराना चाहूँगा कि स्लोली इज़ द फास्टेस्ट वे और लड़ा वही, हारा वही, लड़ा वही जो हारा। यही रहता है सर। तो एक ये चीज़ है जो मैं बताना चाहूँ। सो यहाँ मुझे लगता है कि अब हम इसको एंड करेंगे और बहुत अच्छी और बहुत सारी बातें आपने बताई हैं और मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स को ये सब चीज़ें बहुत काम भी आएँगी और कहीं न कहीं काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। किसी ने इस वीडियो को देख लिया और अगर कम वैकेंसी वाला कोई नोटिफ़िकेशन आए तो अब वो फॉर्म ज़रूर भरेगा। बिल्कुल सर, भरना ही चाहिए। मैं एक बार और कहूँगा कि बिल्कुल भरना भैया, ये कम वैकेंसी ज़्यादा वैकेंसी क्या होती है? आपको विनर्स इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ अपने इस नए जॉब के लिए। हालाँकि 7 महीने आपको हो चुके हैं। बहुत सारी शुभकामनाएँ हम सभी की बिल्कुल तरफ सर। से और भविष्य के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएँ कि आप इसमें और तरक्की करें, आगे बढ़ें बिल्कुल और आज के समय निकालने के लिए भी दिल से बहुत सारा धन्यवाद। सर, मैं अभी आपका सर धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मेरे लिए समय निकाला और आप मुझसे मिले। मेरी बहुत लंबे समय से एक ये थी कि मैं आपसे मिलूँ और बिल्कुल सामने रूबरू होकर बात करना। अगर आपके कोई मेंटर और अगर आप रूबरू होके बात करते हैं तो आपका एक मोटिवेशन ही अलग रहता है। मतलब मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और अंत में मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सर, थैंक बुलाने थैंक के यू। लिए। थैंक थैंक यू सर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा और कौन-सी ऐसी बात है जो आपके दिल को छू गई कमेंट करके बताइएगा और अगर आप भी चाहते हैं कि बहुत अच्छी सफलता आपको मिले, अपने जीवन में आप कुछ बहुत बड़ा करके दिखाएँ, तो विनर्स इंस्टीट्यूट आपके साथ है। आप घर बैठे विनर्स ऐप से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं या ऑफलाइन पढ़ना है तो आप इंदौर आ सकते हैं। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएँ।